Hello friends, welcome to the current affairs session for 18th and 19th September 2022. स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राखी गढ़ी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लार्जेस्ट साइट है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सेकंड ये गलत है, सेकंड ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। सेकंड है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। थर्ड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन एग्जिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर। लास्ट सेशन में हमने डिटेल में पढ़ा था। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पास्ड एन एक्ट टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तेलंगाना। करंट अफेयर्स देखते हैं। ब्लो ई पत्रिका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है, एक न्यू डिजिटल पब्लिकेशन है। ब्लो ई पत्रिका का कहाँ पे की है? न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ। बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस सेशन में, जिसमें कमीशन के मेंबर्स ने शेयर किया अपने एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस जो फेस करते हैं इलेक्शन कंडक्ट करते टाइम, देन अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते टाइम जो उन्होंने चैलेंजेस फेस करते हैं, सक्सेस स्टोरीज डिस्कस की यहाँ पे। देन ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरेक्शन थी, डायरेक्ट इंटरेक्शन, इसमें कमीशन ने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन की। देन ये जो ई पत्रिका है ये इसलिए रिलीज की गई है ताकि इंफॉर्मेशन जो है जो वोटर्स हैं उनके तक पहुंचाई जा सके एक बेटर वे में, इन्फॉर्म्ड वे में, और बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है उनको मोटिवेट किया जा सके। इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। देन ये रिस्पॉन्सिबल है यूनियन एंड स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन जो है एडमिनिस्टर करता है इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देन पार्ट 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन है ये डील करता है इलेक्शंस के साथ एंड इस्टेब्लिश करता है कमीशन। इसमें प्रोविजन दी गई है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो इलेक्शन के मैटर्स के साथ डील करेगा। देन इलेक्शन कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950। देन आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है डील करते हैं ये आर्टिकल्स, पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड इट्स मेंबर्स। प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को। इनका फिक्स टेन्योर है, दैट इज 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। इट मीन्स 6 साल तक वो सर्विस कर सकते हैं या 65 ईयर्स की एज तक, जो भी पहले होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील की है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इस पॉलिसी का फर्स्ट टाइम जो मेंशन देखने को मिला था वो था यूनियन बजट ऑफ 2020-21 में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि गुड्स जो है उसका सीमलेस फ्लो जो है उसको इंश्योर करना अक्रॉस इंडिया। देन इस इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से कि एक बूस्ट मिलेगा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को। लॉजिस्टिक्स बेसिकली होते क्या कि जब गुड्स एंड कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक एरिया से दूसरी एरिया की ओर, तो उसमें जो भी प्रोसेसेस होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सारे लॉजिस्टिक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम जो है उसको डेवलपमेंट करने में एक बूस्ट प्रोवाइड करना। देन टाइम को रिड्यूस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में और लोडिंग अनलोडिंग में। देन जो कॉस्ट है इसकी उसको कम करना और एक इंश्योर करना सस्टेनेबिलिटी। देन फर्दर स्ट्रेंथन करना वेयर हाउसिंग सेक्टर को, जहाँ पे इन्वेंट्रीज रखी जाती हैं। देन इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड वेयर हाउसेज, और वेयर हाउसिंग जो है उनकी कैपेसिटी बढ़ाना। देन ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना कि जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है, कि जो वेयर हाउसेज हैं उनमें कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करके टाइम रिड्यूस किया जा सकता है, कॉस्ट कम की जा सकती है, तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना। देन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है ये इंश्योर करेगी कि एक सिनर्जी जो है बनी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज एंड प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में। देन स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो लॉजिस्टिक्स का प्राइस जो है या लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको बढ़ने से रोका जा सके, और ऐसे जो इश्यूज हैं इनको स्विफ्टली रिजॉल्व किया जा सके, जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। देन क्या ज़रूरत है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की? ये जो ज़रूरत थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की ये काफ़ी देर से जो है इंडिया में कंसिडर की जा रही है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इंडिया में वो कंपैरेटिवली हायर है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज। और लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और
कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए इंडियन गुड्स की बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट की, इसलिए ज़रूरी है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और जो डिफरेंस है लॉजिस्टिक कॉस्ट टू जीडीपी, अगर इंडिया की बात करें तो 14% जो है इंडिया अपनी जीडीपी का लॉजिस्टिक्स पे लगाता है, और अगर हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो ये कॉस्ट बहुत कम है, दैट इज़ 8%। और क्या होगा कि जब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो उस गुड की या उस प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट महंगा मिलेगा। इस वजह से जब महंगा होगा इंडियन प्रोडक्ट तो उससे कम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। देन रिड्यूस्ड लॉजिस्टिक कॉस्ट जो अगर होगी तो ये इंप्रूव करेगी एफिशिएंसी अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, वैल्यू एडिशन इंकरेज करेगी, इंटरप्राइज जो है इंकरेज करेगी। नेक्स्ट देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट मॉडल अमेंडमेंट रूल्स। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 में लाया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नोटिफाई किए हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट मॉडल अमेंडमेंट रूल्स 2022। इस मॉडल रूल्स में ये क्या गया कि कोई भी पर्सन जो एसोसिएटेड है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है, वो इनएलिजिबल होगा चेयरपर्सन या मेंबर बनने के इस कमेटी के, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कमेटी होगी या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी, उसका मेंबर वो नहीं बन सकता। देन एज पर द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ऐसे मेंबर्स जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स हैं उनके पास पावर होती है मैजिस्ट्रेट की, और वो इक्विवेलेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। तो ऐसे ऑफिशियल्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंडर उनको बार किया गया है कि वो फॉरेन फंड जो हैं वो रिसीव नहीं कर सकते। देन ये भी कहा गया कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इन्वॉल्व है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किसी भी एनजीओ में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे केस में क्या हुआ कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे पर्सन जो हैं वो भी इनएलिजिबल होंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर बनने में। देन एनीवन, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कोई फैमिली मेंबर या क्लोज रिलेशन का जो पर्सन है वो किसी एनजीओ में काम कर रहा है, वो भी पर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज का मेंबर नहीं बन सकता। देन रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, ये भी जो हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो ये सारी प्रोविजंस आपने याद रखनी है, प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से दोनों से ही ये इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसने रिप्लेस किया था जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को। एंड वन ऑफ द मेन प्रोविजन क्या थी इस एक्ट की कि इसमें जो जुवेनाइल्स हैं, पहले क्या होता था कि जुवेनाइल्स जो है 18 ईयर से जो कम के बच्चे हैं, अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर चार्जेस नहीं फ्रेम कर सकते थे, उनको जुवेनाइल जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ भेजा जाता था। बट यहाँ पे एक अमेंडमेंट की गई कि जो 16 से 18 ईयर्स के बच्चे होंगे और जो किसी अगर क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो उनको एडल्ट कंसिडर किया जाएगा, और जो चार्जेस एक एडल्ट के ऊपर लगने थे उस क्राइम के लिए वही इन जुवेनाइल्स के ऊपर लगेंगे। अंडर द एक्ट ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुवेनाइल्स आर कैटेगराइज्ड एज हीनियन। इसमें कैटेगराइजेशन की गई है जो एक्ट जुवेनाइल्स कमिट करते हैं। अगर एक तो हीनियस क्राइम्स हो गए जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम सेंटेंस जो है 7 साल तक की है। देन सीरियस ऑफेंसेस आ जाते हैं जिसमें सज़ा जो है 3 से 7 साल की है। देन पैटी ऑफेंसेस होते हैं जैसे पिक पॉकेटिंग होगी, ऐसे जो केसेस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना ने सैंक्शंस ब्लॉक कर दिए हैं, थर्ड टाइम हो रहा है ये पिछले 3 महीनों में। चाइना ने ब्लॉक किया है जॉइंट जो इंडिया यूएस एक अटेम्प्ट था कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट जो है लश्कर ए तैयबा का जो कमांडर है साजिद मीर, उसके ऊपर सैंक्शंस इंपोज की जाए। इंडिया एंड यूएस दोनों एफर्ट कर रहे थे, बट चाइना ने जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है, तो क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं, P5 जिसको बोलते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और अगर एक भी मेंबर किसी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करता है तो वो रेजोल्यूशन डिफीट माना जाएगा, वो पास नहीं होगा, क्योंकि वीटो पावर्स होती हैं इन मेंबर्स के पास। तो चाइना वन ऑफ द मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसीलिए चाइना ने क्या किया कि इस रेजोल्यूशन को अपोज किया और ये रेजोल्यूशन डिफीट हो गया। और ये जो साजिद मीर है ये रिस्पॉन्सिबल था 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे उसमें। देन सैंक्शंस जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक्शन ले सकती है इंटरनेशनल पीस को रिस्टोर करने के लिए एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी को रिस्टोर करने के लिए। देन ये सैंक्शंस जो हैं ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ये जो पीस मेंटेन करनी है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, तो वन ऑफ द इनके पास एक्शन क्या ले सकते हैं ये कि ये सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं।
देन ये सैंक्शन मेजर्स जो है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर उसमें मैंशनड है, जिसमें ब्रॉड रेंज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑप्शंस वो ले सकते हैं, बट आर्म्ड फोर्सेस का यूज इसमें नहीं लिखा गया है। तो मेजर्स क्या ले सकते हैं ये, इकोनॉमिक एंड ट्रेड इम्बार्गोस की इकोनॉमिक एंड ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एंटिटी हो सकती है। देन उनके फंड्स जो हैं बैंक्स में जो उनके फंड्स पड़े हैं उनके ऊपर फ्रीज लगा सकते हैं, ट्रैवल बैन इंपोज कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। देन परमानेंट 5 मेंबर्स भी आपने याद रखने हैं। एक तो आप मैंने बताई दी आपको, चाइना है, देन फ्रांस है, चाइना, फ्रांस, रशिया, देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी, सॉरी यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपने याद रखने हैं। 5 मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस एंड यूके। देन यूनाइटेड यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने डिक्लेयर किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एज इंडियाज फर्स्ट सूजल प्रदेश। अब क्या होगा कि जितने भी विलेजेस हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, उनको सर्टिफिकेशन जब मिल गया हर घर जल की, इसका मतलब क्या है कि हर एक घर में टैप वाटर कनेक्शन है, और इनको ये भी वेरिफिकेशन की गई है कि ये ओपन डेफिकेशन फ्री जो है विलेजेस हैं, कि यहाँ पे किसी भी तरह की ओपन डेफिकेशन नहीं है। अब 3 कंपोनेंट क्या है सूजल एंड स्वच्छ स्टेट के, कि सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है और उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट है। ओपन डेफिकेशन प्लस है, जिसमें क्या है कि ओपन डेफिकेशन सस्टेनेबिलिटी है, एक तो किसी भी तरह की ओपन डिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी प्रॉपर है। देन क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन है, जैसे कि कन्वर्जेंस है, प्लान्स की एक्शंस प्लानिंग ली जा रही है इसमें, ताकि ये जो स्टेटस है इसको मेंटेन किया जा सके। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे। ये डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियली ऑन 18 सितंबर 2009 एट द इवेंट ऑफ 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस, जो कहाँ पे हुई थी, बैंकॉक में। इस डे को कंसेप्चुअलाइज किसने किया था, कमलेश सलम ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा 100 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने भी कंसेप्चुअलाइज किया था। देन डे जो है इस दिन रॉयल थाई फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। देन बैम्बू जो प्लांट है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है वर्ल्ड का, और वर्सटाइल एंड कल्चरली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, साउथ एशियन, ईस्ट एशियन एंड साउथ एशियन कंट्रीज में। देन बैम्बू जो है ये गुड सॉइल बाइंडर्स हैं, सॉइल को पकड़े रखते हैं। देन ये बेनिफिशियल हैं सॉइल कंजर्वेशन में, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वेनेसा नकाटे जो है, इनको गुडविल एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया गया है। किसने किया है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड दैट इज यूनिसेफ ने, और ये 25 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं युगांडा से। देन इनका जो ये कोलैबोरेशन है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और इनको जो रिकग्नाइज किया गया है किस लिए, बेसिकली कि इन्होंने एडवोकेसी की थी क्लाइमेट जस्टिस की, क्लाइमेट जस्टिस के लिए डिमांड उठाई थी फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। जैन नकाटे जो है इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट इन जनवरी 2009, जहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट की थी अपने सिबलिंग्स एंड कजन्स के साथ मिलकर ऑन द स्ट्रीट ऑफ कंपाला। और ये इंस्पायर्ड थी किससे, ग्रेटा थर्नबर्ग से, जो वन ऑफ द क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। देन ग्लोबली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 2.2 बिलियन चिल्ड्रन जो हैं ये वन ऑफ द 33 रिस्क कंट्रीज में रहते हैं, जो यूनिसेफ ने क्लासीफाई की हैं एज एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क कंट्रीज, और जिनमें ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ टॉप 10 कंट्रीज जो हैं एक्सट्रीमली हाई रिस्क कंट्रीज, वो कहाँ पे हैं, अफ्रीका में है। और यूनिसेफ के बारे में आप अपने याद रखना, यूनिसेफ जो है ये फाउंड किया गया था 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, दैट इज़ इन यूएसए। देन यूनिसेफ के जो मेंबर्स हैं 192 मेंबर्स हैं, एंड कैथरीन एम रसल जो हैं इनके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन रेट। चेन एनालिसिस जो है 2022 का ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है, और सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम वियतनाम ने इसमें टॉप किया है विद एन ओवरऑल इंडेक्स रैंकिंग ऑफ 1, और इंडिया जो है इसका रैंक 4th है, और इंडिया का स्कोर कितना है 0.663। और इस रिपोर्ट ने क्या साइड किया कि ओवरऑल जो क्रिप्टो एडॉप्शन जो है वर्ल्ड वाइड वो स्लो देखने को मिला है, काफ़ी स्लो हुआ है बेयर मार्केट में। बेयर मार्केट ऐसी मार्केट होती है बेसिकली कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी सिक्योरिटीज एंड स्टॉक्स बेच देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले टाइम में डिक्लाइन होगा, इसीलिए इसको बेयर मार्केट बोला जाता है। और बुल मार्केट क्या होती है कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्ट होते हैं और उनको लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो उनके स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी। फर्दर रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि जो यूजर्स हैं खासकर लोअर मिडिल एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में, वो क्रिप्टो करेंसीज पे रिलाई करते हैं रेमिटेंसीज भेजने के लिए,
रेमिटेंसीज क्या होता है बेसिकली कि मान लो कोई इंडियन पर्सन है, वो किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है और वहाँ से अपनी फैमिली को पैसे भेजता है, तो उसको रेमिटेंसीज बोलते हैं। तो रेमिटेंसीज के लिए वो क्रिप्टो करेंसीज पे रिलाई करते हैं। देन अपनी सेविंग्स जो हैं वो सेविंग्स के लिए भी क्रिप्टो करेंसीज पे रिलाई कर रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि फिएट करेंसी क्या होती है बेसिकली, जो लीगल करेंसी है जिसको गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया हुआ है, ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर। जैसे इंडियन रुपी है, ठीक है, वो लीगल टेंडर है या फिएट करेंसी है। तो फिएट करेंसी को लेकर इनके मन में डाउट रहता है कि वो हाईली वोलाटाइल हो जाती है कई बार, कि करेंसी की जो वैल्यू है वो काफ़ी डाउन आ जाती है। तो इसलिए जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर रिलाई कर रही हैं। देन अपनी फर्दर फाइनेंशियल नीड जो है उसको फुलफिल करने के लिए भी क्रिप्टो करेंसीज जो है ज़्यादा अडॉप्ट कर रही हैं। देन ये जो कंट्रीज़ हैं ये ज़्यादातर बिटकॉइन एंड स्टेबल कॉइन्स को अडॉप्ट कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और थोड़ा सा यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है। क्रिप्टो करेंसीज जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जैसे इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए लेजर की ज़रूरत होती है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है कि जिसमें इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है कि हाँ ये पैसे, इतने पैसे ए पर्सन ने बी को ट्रांसफ़र किए, बी ने सी को ट्रांसफ़र किए, तो इसका रिकॉर्ड होता है। अब ये फिजिकल रिकॉर्ड जो है अब डिजिटल रिकॉर्ड बन गया है और इस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है और हर एक ब्लॉक जो है ये इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब है कि इनकी कोडिंग की गई है और ये इन्फॉर्मेशन को कोई थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती है। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या है कि डिजिटल वैल्यू जो है ट्रांजैक्शंस की, उनको ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है और सेंट्रल बैंक जो है इनको ट्रेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स में कंसर्न रहता है कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो इलीगल काम्स के लिए यूज़ हो सकती हैं क्योंकि अनट्रेसेबल हैं और टेररिस्ट फंडिंग और जितने भी इलीगल काम है उनमें क्रिप्टो करेंसी की जो यूसेज है वो फिर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और तीसरा क्या कि अंडरलाइंग असेट नहीं है, कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है और डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है, जिस वजह से क्या होता है कि इनकी जो वैल्यू है वो हाईली वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या है, वैल्यू है क्रिप्टो करेंसीज की वो काफ़ी कई बार ज़्यादा ही ऊपर चली जाती है और कई बार सडन डाउनफॉल हो जाता है। तो हाईली वोलाटाइल भी है, तो ये आपने याद रखना है। और फर्स्ट जो क्रिप्टो करेंसी थी वर्ल्ड की वो थी बिटकॉइन। देन ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।